रेडी। आज हम लोग जो सदिश का बीजगणित है, हम लोग का जो मैथ्स में जो है, हम लोग पिछले लेक्चर में जाहिर है इंटीग्रेशन समाप्त कर चुके हैं। इंटीग्रेशन से का जो एप्लीकेशन है, जितने तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सबों के जो अध्याय 9 तक हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी तक जो 12वां का गणित है उसमें पढ़ चुके हैं। तो इसमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन वगैरह का, जो कैलकुलस का जो तुम्हारा पोर्शन था वो समाप्त हो गया। आज से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जो वेक्टर है। और ये वेक्टर जो तुम्हारा 10वां चैप्टर है, इसी पर आधारित है। तुमको 11वां जो अध्याय होगा, जो 3 डायमेंशन का जो चैप्टर होगा, 3 बीमा वाला जो ज्यामिति, वह भी इसी पर आधारित है। तो दोनों का जो है मिला जुला ही चैप्टर का जो तुम्हारा थ्योरी होगा, वह तुमको जो 11वां अध्याय पढ़ने के लिए 10वां पढ़ना आवश्यक ही है। तो 10वां में तुमको जहाँ तक सदिश का बात है, सदिश तुम क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 11वां में भी तुम सदिश के बारे में कुछ पढ़ाई किया होगा। तो सदिश कैसा है? सदिश वे भौतिक राशि जिसके क्या होते हैं, तुमको परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और जिससे सिर्फ क्या होगा, परिमाण हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। तो जिससे परिमाण होता है सिर्फ, वो अदिश राशि होगा। और जैसे कि सदिश को दिखाने का क्या होता है कि सदिश को एक दिष्ट रेखा, जैसे कि इसमें ए बी हो गया और इसको डायरेक्टेड लाइन, इसको कह सकते हैं हम लोग, इसको दिशा भी दिखा दिए, तो ये एक सदिश हो गया। इसको लिख सकते हैं, इसको ए बी सदिश लिखते हैं। ये एक सदिश राशि, इसमें एक रेखा, जैसे एक रेखाखंड हुआ ए से बी तक, एक रेखाखंड, और इस पर दिष्ट रेखाखंड इसको कह सकते हैं। दिष्ट रेखाखंड में जिसके पास दिशा भी हो, दिष्ट रेखाखंड, रेखाखंड, ये हो गया सदिश राशि। ये हो गया दिष्ट रेखाखंड का क्या हो गया, ये सदिश राशि। दिष्ट रेखाखंड हो गया सदिश राशि। और ये तुमको ए बी वेक्टर हो गया। दिष्ट रेखाखंड का मतलब हो गया ए बी वेक्टर, ए बी सदिश हो गया ये ए बी वेक्टर। इसको इस रूप में दिखा सकते हैं। और अगर सिर्फ जैसे कि ये ए से बी ऐसे ज्वाइंट कर दिए, तो ये हो गया ए बी अदिश हो गया। ये हो गया ए बी अदिश। इसमें दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं है, इसलिए अदिश हुआ। सिर्फ इसमें परिमाण है, इसमें सिर्फ क्या कह सकते हैं, इसमें परिमाण है। इसमें क्या हो गया, परिमाण एवं दिशा दोनों है, इधर दिशा है तुमको। तो ये भी में क्या हो गया, इसमें सदिश राशि में क्या होता है, परिमाण एवं दिशा। दिष्ट रेखा जैसे होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो वो सदिश होगा। और नहीं रहेगा दिशा तो वो अदिश राशि हो जाएगा। तो सदिश का तुम्हारा हो गया। इसमें दिष्ट रेखाखंड के द्वारा इसको दिखाते भी हैं कि सदिश को। और सदिश के लिए तुमको जो है किताब में तुमको जो है बोल्ड लेटर से भी लिखा हुआ दिखता है, जो कि बोल्ड लेटर ब्लैक कलर से दिखा हुआ है, तो उसको भी सदिश से रिप्रेजेंट करते हैं किताब में। जिसके हम लोग जो है सदिश को जो कि लिखेंगे ऐसे, जो तुम भी अपना कॉपी में जो लिखोगे, तो ए बी के ऊपर में क्या करोगे, कोई जैसे ए सदिश है तो एक ऊपर में तीर दे दो, तो इसको पढ़ोगे ए सदिश, इसको पढ़ेंगे ए सदिश। और इसका जो परिमाण होता है, ए का सदिश, ए का परिमाण, इसको हम लोग दिखाते हैं परिमाण बराबर मॉडुलस ए, ऐसा दिखाते हैं। या और सिंपली ए से भी दिखा सकते हैं, इसका परिमाण को दिखाते हैं। और दिशा के लिए तुमको इकाई सदिश की जरूरत पड़ती है, इसका दिशाई का। तो दिशा हो गया, तो ये परिमाण को दिखाने का एक तरीका हुआ कि उसका मॉडुलस ले लीजिए, इसको मॉडुलस ए पढ़ते हैं, इसको मॉडुलस ए पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, ए सदिश का परिमाण, ये सदिश का परिमाण, ये हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको कुछ जानकारी हो गई, तुमको सदिश से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी जानकारियां हैं। तो सदिश में तुमको क्या हो गया, सदिश में कभी भी क्या होता है, कभी ऐसा भौतिक राशि जिसमें कि सदिश में परिमाण भी हो और उसका दिशा भी हो, क्या कहलाएगा, ये सदिश राशि कहलाएगा। और इसको हमेशा किससे दिखाते हैं, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा, दिष्ट रेखा के द्वारा इसको दिखाया जाता है। अदिश में दिशा नहीं होगा, अदिश राशि में दिशा नहीं होगा। जैसे कुछ भौतिक राशि है, जैसे कि जो सदिश में आते हैं, जैसे कि बल है, बल को अपना दिशा होता है। वेग जैसे है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सदिश राशि में आता है। त्वरण, वो भी सदिश राशि है। लेकिन तो जैसे समय है, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ये सब, चाहे चाल, ये सब तुमको दूरी, ये सब अदिश राशि के उदाहरण है। जैसा कि तुम ये सब का नाम सुना भी होगा। तो कुछ अदिश राशि का है। तो हम लोग अभी इसमें भौतिक राशि के बारे में नहीं पढ़ के, हम लोग इसको गणित के संबंधित ज़्यादा इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग का जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे, अब स्थिति सदिश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तुमको सदिश का कुछ जानकारी हो गया, जो क्लास 11 में भी तुम अगर नहीं पढ़े होगे तो राइट का जो ऐप है उसमें तुम क्लास 11 का जो तुम्हारा लेक्चर होगा भौतिकी का, उसमें भी तुमको इसका मिल जाएगा।
इसके सदिश से जुड़े हुए और भी जानकारियाँ जो छोटी छोटी हैं उसमें भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। राइस टूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर भी तुम इसको देख सकते हो। और अब हम लोग देखते हैं इसमें स्थिति सदिश के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति सदिश क्या होगा, जिसको इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो जो त्रिविमा में कोई बिंदु स्थित है तो उसकी स्थिति को बताने के लिए क्या करते हैं लोग, मूल बिंदु से उसको मिला देंगे, तो वह जो तुमको सदिश होगा मूल बिंदु से उसको मिलाने वाला, वह क्या कहलाता है, उसका स्थिति सदिश कहलाता है। तो स्थिति सदिश को जैसे कि हम लोग दिशा को दिखाने के लिए हम लोग इकाई सदिश का प्रयोग भी करते हैं। जैसे कि अगर स्थिति सदिश को हम लोग अगर दिखाना चाहेंगे तो स्थिति सदिश को जैसे कि तुमको हो गया, इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकाई सदिश या मात्रक सदिश। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, इसको मात्रक सदिश भी कहते हैं, यूनिट वेक्टर। किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग करने पर, उसके परिमाण से भाग करने पर मात्रक या इकाई सदिश प्राप्त होता है। एक के अनुदिश इकाई सदिश, एक कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर में कुछ भाग देते हैं, मॉडुलस ए से भाग कर दें, तो ये एक अनुदिश इकाई सदिश प्राप्त होगा। एक अनुदिश क्या हो गया, तुमको इकाई सदिश प्राप्त हो जाएगा। ये मात्रक सदिश का तुम्हारा परिभाषा भी हो गया। अब जैसे तुमको है मात्रक सदिश में जैसे कि है तुमको, जैसे कि तीन जो मात्रक, जो कि तीन दिशा जो हम लोग लेते हैं सामान्यतः, एक्स अक्ष, वाई अक्ष इधर हो गया तुमको, और जो कि जेड अक्ष जो कि तुमको इधर दिखाते हैं, जेड अक्ष जो कि इसके तल के लंबवत इधर की ओर होगा। एक्स अक्ष की तरफ जो इकाई सदिश होता है इसको आई कहते हैं हम लोग, इकाई सदिश। इसको जो है जे कहेंगे इधर, अगर वाई दिशा में होगा इसको हम लोग के कहते हैं हम लोग। ये हो गया एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश एक्स अक्ष आई कैप, इधर की तरफ इकाई सदिश का परिमाण एक होगा, जाहिर है इसका परिमाण कितना हो गया, इसका परिमाण एक होता है, इसलिए इसको इकाई भी कहते हैं। इकाई सदिश का परिमाण, इकाई सदिश का परिमाण जो हो गया तुमको बराबर एक, सदिश में उसके परिमाण से भाग कर दिया तो परिमाण कितना बचा, एक बचा, सिर्फ इसका दिशा बचा। तो इसका जो आई कैप हो गया, जैसे आई कैप हो गया तुमको एक्स दिशा का इकाई सदिश, आई कैप बराबर हो गया एक्स दिशा का इकाई सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश आप कह सकते हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। जे कैप हो गया वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, के कैप हो गया जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। मॉडुलस आई कैप बराबर मॉडुलस जे कैप बराबर मॉडुलस के कैप बराबर 1 हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया इसका इकाई सदिश का मान हो गया तुमको, ये इसका मॉडुलस का वैल्यू हो गया, मॉडुलस आई बराबर मॉडुलस जे बराबर मॉडुलस के बराबर 1। तो ये तुम्हारा हो गया इसका वैल्यू हुआ। अब है इसके बाद तुमको, तो ये तुम्हारा हो गया इसका इकाई सदिश का परिमाण हो गया 1, और तुमको इसका जो तुमको हो गया तीनों के तरफ जो है इकाई सदिश के रूप में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो इकाई सदिश हो गया तुम्हारा एक्स अक्ष के अनुदिश में। अब हम लोग जैसे देखते हैं स्थिति सदिश को देखते हैं। स्थिति सदिश होता है तुमको किसी बिंदु का, तुमको जो है किसी बिंदु की स्थिति को मूल बिंदु से अगर मिला दें, किसी स्थिति सदिश का इंग्लिश हो गया तुमको पोजीशन वेक्टर। तो इकाई सदिश में हमने क्या पढ़ा अभी, इकाई सदिश ऐसा सदिश हुआ जिसमें कि परिमाण जिसका कि एक होगा और उसकी अपनी एक दिशा होती है, उसकी अपनी एक दिशा होगी जिसमें कि तुमको जिसकी दिशा को क्या करेंगे, उसके किसी सदिश में अगर उसके परिमाण से भाग करें उसका परिमाण एक आएगा,
और सिर्फ उसमें एक दिशा बचेगा। एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश को हम लोग आई कैप, वाई के अनुदिश जो होता है तुमको जे कैप, और जेड के अनुदिश जेड जो कि तल के लंबवत दिखाते हैं हम लोग ऊपर की ओर इस तल में, तो उधर इकाई सदिश को के कैप हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें तुमको स्थिति सदिश के बारे में पढ़ेंगे। स्थिति सदिश का इंग्लिश हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब हो गया स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर किसी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश, सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। अगर मूल बिंदु से जो मिलाएंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्थिति सदिश कहते हैं। जैसे कि तुमको अगर ये मूल बिंदु है, यहाँ पर जैसे कि अभी एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स अभी दिखा रहे थे, चलिए तो इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, इधर जेड एक्स हो गया, जो तल के लंबवत है इधर की ओर दिखाएंगे। तो एक बिंदु अगर यहाँ पर कोई पी है, यहाँ पर बिंदु पी है, तो इसको अगर मूल बिंदु से हम लोग मिला दें, तो ये मूल बिंदु से मिला दें, पी का जो है अगर नियामक एक्स वाई जेड है, कोऑर्डिनेट जिसको कहते हैं हम लोग एक्स वाई जेड है, ये ओपी जो हो गया तुम्हारा, ओपी जो तुम्हारा हो गया, ये ओपी वेक्टर, इसका क्या हो गया स्थिति सदिश। ओपी वेक्टर बराबर पी बिंदु का, ओपी वेक्टर जो कि मूल बिंदु से मिलाने वाला सदिश हुआ, पी बिंदु का स्थिति सदिश, पी बिंदु का स्थिति सदिश हो गया ये। तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं इकाई सदिश के अगर अनुदिश देखें तो हम लोग जो कि x दिशा में इधर गए हैं, तो x दिशा में कितना दूर गए हैं, इसमें x में इसका जो x y z नियामक है, तो यदि x एक्सिस के लॉन्ग x गए हैं, y के लॉन्ग y गए होंगे, तो इसका जो ओपी वेक्टर है अगर इकाई सदिश के हेल्प से इसको हम लोग लिखना चाहें तो इसका x i कैप, y j कैप और z k कैप ऐसा लिख सकते हैं आप। और इसका जो कि ओपी सदिश का जो कि मॉडुलस होगा तुमको, जो कि इसका परिमाण जैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तुम्हारा इसका परिमाण हो जाएगा। और अगर तुमको तीसरा जीरो भी हो जाए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जीरो वाई स्क्वायर हो सकता है, तो तीनों आपस में लंबवत होते हैं, इसलिए इसका परिमाण हो गया तुमको रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो गया। अब ओपी के अलावा अगर कोई, अब जैसे किसी में पढ़ते हैं हम लोग, किसी भी बिंदु का क्या होगा स्थिति सदिश, किसी बिंदु को मूल बिंदु से जो मिलाने पर जो सदिश प्राप्त होगा वह उसका स्थिति सदिश का। जैसे कि यहाँ पे पी बिंदु का स्थिति सदिश क्या हुआ, ओ मूल बिंदु है, ओ से पी बिंदु को मिलाने वाला सदिश देती है ओपी वेक्टर, ये पी बिंदु का क्या कहलाएगा स्थिति सदिश कहलाएगा। तो इसको कभी कभी जैसे कि ए बिंदु का स्थिति सदिश उसको ए वेक्टर भी लिख देते हैं, तो बी का स्थिति सदिश ए वेक्टर, ए बिंदु है, अगर ओ बिंदु का स्थिति सदिश ए ओ ए वेक्टर हुआ तो इसको हम लोग सिंपली ए वेक्टर भी कभी कभी संकेत में लिखते हैं, ए का स्थिति सदिश ये हुआ बराबर ए का स्थिति सदिश, ऐसा संकेत भी हम लोग अक्सर प्रयोग में लाते हैं। जो फिगर में दिखा, जैसे फिगर में दिखा भी सकते हैं ए वेक्टर कहाँ जहीं कहीं भी होगा, इसी प्रकार से ओ बी तुम्हारा क्या हो सकता है इसका बराबर बी वेक्टर बराबर बी का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश, इसी पर सॉन, तो ये सब भी हम लोग संकेत प्रयोग करते हैं। तो ये तुम्हारा स्थिति सदिश के बारे में हो गया। अब है स्थिति सदिश का तुमको ये जो तुम्हारा होता है इस स्थिति सदिश एक दिक् कोज्या हम लोग कहते हैं, दिक् कोज्या, तो इसके दिशा को बताने के लिए तीन दिशा में, तीन विमा में किसी सदिश की दिशा को बताने के लिए हम लोग दिक् कोज्या का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एक बार एक्स अक्ष से उसके जो कोज्या का मतलब कॉस थीटा से मतलब था, कॉस कोसाइन, तो कॉस का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस का जो तुमको एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है कॉस, और उसका कॉस जेड एक्सिस कितना बना रहा है, उसके कोसाइन को बता दें तो उसकी दिशा निर्धारित हो जाएगी। तो किसी सदिश की दिशा को बताने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे, हम लोग दिक् कोज्या का मदद लेते हैं। किसी सदिश की दिशा को बताने के लिए हम लोग किसका मदद लेंगे, दिक् कोज्या का मदद लेंगे।
जिसको डायरेक्शन कोसाइन भी इंग्लिश कहते हैं, और इसको LMN से दिखाया जाता है। इसको संकेत दिया जाता है LMN। 3 बीमा में इसको दिखाने का, जो 3 बीमा ज्यामिति में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। 3 बीमा ज्यामिति जो अगला चैप्टर में बोले थे कि उसका भी जरूरत पड़ेगा तुमको, इस सब जो थ्योरी बताया जा रहा है सदिश का, उसमें 3 बीमा में भी इसका प्रयोग करना होगा। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे दिक्कोज्या। दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन। किसी बिंदु के किसी, तो दिक कोसाइन मतलब किसी तुमको सदिश के का एक्स अक्ष कॉमा वाई अक्ष, किसी सदिश का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्ष से बनाए गए कोण का कोसाइन कॉस थीटा, मतलब कॉस जिसको कहते हैं कोसाइन कॉस, उस सदिश की दिक्कोज्या कहलाती है। दिक्कोज्या कहलाती है। दिक्कोज्या कहलाती है। इसको दिक्कोज्या कहलाएंगे। तो ये जो तुम्हारा हो गया, यहाँ पर जो कि कोई भी पॉइंट होगा ओ से यहाँ पे मिलाएंगे, एक्स वाई जेड हो गया, यहाँ ओ हो गया, यहाँ पर हो गया ये एक्स वाई और जेड हो गया ओ पी, और इधर की तरफ हो गया तुम्हारा ओ पी हो गया तुम्हारा एक्स वाई जेड, इधर हो गया तुमको एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष और इधर जेड अक्ष है तुमको। तो अब इसका देखो एक्स अक्ष से जो कोण बनेगा, तो ये तुम्हारा जैसे कि मान लेते हैं ओपी ही है तुम्हारा, ओपी है तुम्हारा एक्स वाई जेड हुआ, तो इसका जो तुमको एक्स अक्ष से अगर कोण अल्फा बनता है, तो ये भुजा एक्स है तुम्हारा, और ये भुजा क्या लंबाई ओपी का जो तुम्हारा हो गया, ओपी वेक्टर जो अभी हम लोग लिखे थे मॉडुलस ओपी बराबर कितना होगा तुमको, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कॉस अल्फा जो हो गया तुमको, एक्स अक्ष से बनाया गया कोण अगर अल्फा हो, एक्स अक्ष से बना कोण, एक्स अक्ष से बना कोण अल्फा हो, तो एल बराबर कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई अक्ष से बना कोण, वाई अक्ष से बना कोण बीटा हो, तो कॉस बीटा बराबर m हो गया, इसको बीटा को m कहते हैं, बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से y बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। और जेड अक्ष से बना कोण गामा हो, जेड अक्ष से बना कोण अगर गामा को इस ढंग से लिखते हैं गामा हो, तो कॉस गामा इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉस गामा को LMN हो गया, जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया LMN हो गया। तो अब L स्क्वायर जोड़ M स्क्वायर जोड़ N स्क्वायर, जैसे L का वैल्यू क्या होगा तुमको, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को इधर से लिख भी सकते हो, डायरेक्शन एक्स बटे LMN लिख सकते हैं, इसको LMN ऐसा भी लिखते हैं, या तुमको इज इक्विवेलेंट टू एक्स बटे एल के जगह पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, कॉमा वाई बटे क्या होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, कॉमा जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। तो ये LMN हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन इसको कहा जाता है। पहले एक्स अक्ष से बना गया कोण, यहाँ देखो जैसे कॉस अल्फा बराबर क्या होता है बी बाय ये एच हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया तुमको एच हो गया। और अगर तुमको वाई एक्स से बनाया गया कोण ये बीटा हो, वाई एक्स से बनाएगा कोण क्या हो, अगर ये बीटा हो, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाई बटे ये कॉस बीटा और वाई बटे इतना हो गया तुम्हारा, वाई बटे दिस वन,
कॉस बीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जेड अक्ष से जो बनाया गया कोण गामा होगा तो जेड जैसे जिस अक्ष से बनाया गया कोण तो जेड लेंगे बटे विकर्ण हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया इसका एल एम एन का मान हो गया। इसमें एक जो प्रॉपर्टी और ध्यान रखने वाली बात है कि गुण है एल स्क्वायर जो एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर बराबर 1 होगा, जो कि यहाँ पे इजिली देख सकते हो, यहाँ प्रूव कर सकते हो कि एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर तीनों का जोड़ कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग इजिली यहाँ पे एल एम का मान जो दिया हुआ है उससे हम लोग इजिली प्रूव भी कर सकते हैं। एल का मान है, इसको प्रूविंग कर लेते हैं, एक्स बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया जोड़ एम बटे तो वाई बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड बटे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कट के क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये लघुत्तम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब बटे में ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 1। ये प्रूव हो गया तुम्हारा एलिमेंट। डायरेक्शन कोसाइन का तीनों का सम जो होता है एल स्क्वायर जो एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। तो डायरेक्शन कोसाइन तुमको कभी भी किसी सदिश को एक्स अक्ष से एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष से बनाया गया जो कोण होता है उसको अगर अल्फा बीटा गामा कहें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग क्या कहेंगे डायरेक्शन कोसाइन कहेंगे, जिसका वैल्यू तुमको अगर एल एम एम भी कहते हैं, कॉस अल्फा को एल लिखते हैं, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन, तो एल स्क्वायर जो एम स्क्वायर जो एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। अब है हमको देखते हैं कुछ सदिश का जैसे परिभाषा देख लेते हैं। जैसे एक सदिश हम लोग परिभाषा अभी 2 तरह का सदिश देख चुके हैं हम लोग, शून्य सदिश मात्रक सदिश, ये 2 को देखे। अब हम लोग देखते हैं शून्य सदिश का देखते हैं, मात्रक सदिश और स्थिति सदिश 2 अभी तक देखे। अब हम लोग देखते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश का नाम से ही पता है कि इसका परिमाण क्या होगा, शून्य होगा और इसकी दिशा क्या होती है तुमको अपरिभाषित होती है, तो इसका शून्य हो गया शून्य सदिश को। तो जब 2 सदिश को जोड़ते हैं हम लोग उसका ऋणात्मक के साथ तो वो तुमको क्या बन जाता है, शून्य हो जाता है। तो हम लोग जो कुछ परिभाषा जैसे देख लेते हैं, शून्य सदिश जीरो वेक्टर भी कह सकते हैं, शून्य सदिश का इंग्लिश हो गया जीरो वेक्टर। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य किंतु दिशा अपरिभाषित हो शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। तो शून्य सदिश इसका परिमाण क्या हो जाएगा तुमको, जीरो वेक्टर का परिमाण बराबर 0, ये शून्य सदिश हो गया। जैसे कि ए वेक्टर में इसका ऋणात्मक को जोड़ देते हैं तो ये एक शून्य सदिश प्राप्त होगा, शून्य सदिश प्राप्त होगा। या एक आगे हम लोग पढ़ेंगे ए वेक्टर में ए को क्रॉस कर देंगे तो इसमें भी शून्य सदिश मिलता है, जिसको धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे। इसलिए शून्य सदिश का यही इंपॉर्टेंस है, शून्य सदिश प्राप्त होगा। क्योंकि 2 सदिश के जोड़ने पर सदिश मिलना चाहिए, 2 सदिश को मल्टीप्लाई करने पर भी सदिश गुणन में शून्य सदिश मिलना चाहिए। तो ये क्रॉस ए में भी शून्य सदिश प्राप्त होगा, जोड़ने पर भी इसमें शून्य सदिश प्राप्त। तो गुणा करने की विधि भी हम लोग आगे आने वाले अध्याय में सीखेंगे इसको, और जोड़ने का भी। तो ये तुमको हो गया शून्य सदिश। तो शून्य सदिश का परिमाण शून्य हो गया, दिशा इसकी अपरिभाषित होती है। मात्रक सदिश के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं अभी। अब हम लोग पढ़ते हैं तुमको सदिश है तुम्हारा जैसे कि एक तलीय मतलब कि या तुमको ले सकते हो संरेख कह सकते हो, संरेख सदिश। और दूसरा हो सकता है तुमको जब कि तुमको समान सदिश। तो समान सदिश क्या होगा तुम्हारा, या संरेख सदिश पहले देखते हैं। उसके बाद जैसे मात्रक सदिश है तुमको, और तुमको समान सदिश जबकि दोनों का सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों बराबर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, समान सदिश। तो समान सदिश क्या होगा, समान सदिश वे सदिश जिनके परिमाण एवं दिशा दोनों समान हो, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। तो समान सदिश होने के लिए क्या है, परिमाण भी बराबर होना चाहिए। जैसे कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर,
दिस इंप्लाई दैट इसका जो इसका परिमाण भी बराबर है एवं इसकी दिशा दोनों की भी क्या होगी, एक की तरफ जो इकाई सदिश और बी की तरफ बी इकाई सदिश बराबर होगा। तो ये दो सदिश समान तभी होगा जब उसकी परिमाण और दिशा दोनों बराबर होगा। जैसे देखो ए वेक्टर है, इतना ही लंबा खींचे ए वेक्टर और उतना ही लंबा अगर बी वेक्टर भी हो, सेम लंबाई का होना चाहिए। तो ये दोनों और दिशा भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, एक वेक्टर। तो ये दोनों समान सदिश होगा। समान होने के लिए लंबाई भी बराबर और दिशा भी समान होनी चाहिए। तो ये तुमको समान सदिश हो गया। दूसरा है तुमको, अब है संरेख सदिश कह सकते हैं। तो संरेख का मतलब है जब दो सदिश जब एक ही रेखा के अनुदिश होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संरेख सदिश कहेंगे। तो संरेख सदिश में एक ही रेखा के अनुदिश होगा, लेकिन वह रेखा के विपरीत भी जा सकता है। रेखा कोई सदिश छोटा भी हो सकता है, उसमें बड़ा भी हो सकता है, लेकिन रेखा क्या होना चाहिए, उसका एक ही होना चाहिए। दिशा भी विपरीत हो सकता है उस रेखा पे, कोई बायां साइड जा रहा हो कोई दाहिना साइड, तो वो भी संरेख कहलाएगा। तो कोलिनियर वेक्टर, लीनियर वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो एक हो गया तुमको संरेख सदिश। वे सदिश जिनकी संरेख सदिश, संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर, वे सदिश जो एक ही दिशा के अनुदिश हों, एक ही रेखा के अनुदिश हों, एक ही रेखा के अनुदिश हों, संरेख सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश कहलाते हैं। संरेख सदिश का मतलब ये हो गया कि एक ही रेखा के अनुदिश होगा, कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये रेखा है, तुमको ये जा रहा है, तुमको एक सदिश ए है इस दिशा में और दूसरा सदिश तुमको इसी रेखा में एक सदिश बी है। तो ये दोनों एक ही दिशा में भी है, लेकिन लंबाई दोनों का क्या है, एक रेखा समान लग रहा है। तो ये हो सकता है, या दिशा भी इसमें क्या हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। दिशा भी विपरीत, तो भी ये भी संरेखी कहलाए, क्योंकि रेखा एक ही है, चाहे दिशा इधर जरूर हो जाए। तो संरेख सदिश को ए बराबर लिखते हैं एम बी वेक्टर। एम बी वेक्टर, अगर ये दिशा समान होगा तो एम धनात्मक होगा और दिशा विपरीत होगा तो एम ऋणात्मक होगा। तो ए बराबर एम बी वेक्टर अगर है तो ए बी संरेख सदिश है। ए तथा बी संरेख सदिश है, संरेख सदिश है, संरेख सदिश है। तो एम क्या होगा तुमको, एम जहां पर अदिश है, एम अदिश राशि है। अगर ये धनात्मक होगा तो समान दिशा होगा और ऋणात्मक होगा तो विपरीत दिशा होगा। और दूसरा, अगर तुमको कभी कभी ये भी कहा जाता है, जैसे ये रेखा अलग भले होगा ए बी जिसे है, अगर समानांतर है तो भी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको संरेख में काउंट कर लेते हैं हम लोग। ए बी को इसमें भी क्या कहेंगे, इसमें भी संरेख कहा जाता है। इसको भी समानांतर को भी संरेख कहा जाता है। समानांतर ये हो गया समांतर सदिश। इसको भी मोटा मोटी क्या कर सकते हैं, ए बराबर एम बी से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। संरेख का मतलब उल्टा भी दिशा हो सकता है, तो इसमें इसको भी किससे, समानांतर सदिश को भी ए बराबर एम बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये भी संरेख के इक्विवेलेंट हो जाएगा, समांतर सदिश भी। तो ये तुम्हारा हो गया संरेख सदिश हो गया। जब एक ही रेखा का अनुदिश हो गया तो ये संरेख सदिश हो गया। और तुमको जैसे कि है, एक है सह आदिम सदिश, माने एक ही बिंदु, समान बिंदु से अगर कोई सदिश प्रारंभ हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, संरेख सदिश। तो उसको कहेंगे हम लोग सह आदिम सदिश। जब उसका सह आदिम मतलब हो गया क्या चीज, जब दोनों दो सदिश जो कि एक ही बिंदु से प्रारंभ हो रहा हो, उसका प्रारंभिक बिंदु अगर समान हो, जैसे प्रारंभिक जहां से प्रारंभ हो रहा है वो बिंदु अगर समान होगा तो वह उसे सह आदिम या को इनिशियल, इंग्लिश में कहेंगे को इनिशियल वेक्टर। वे वेक्टर सदिश जिसके कि प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो, उसे सह आदिम सदिश कहेंगे हम लोग। सह आदिम सदिश, को इनिशियल, वे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु, जिनके प्रारंभिक बिंदु समान हों
समान हों सह आदिम सदिश कहलाते हैं। सह आदिम सदिश कहलाते हैं। जिसके प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो से सह आदिम सदिश कहेंगे। जैसे कि यहाँ है ये, जैसे कि O है बिंदु, यहाँ से ए प्रारंभ हुआ, ओ ए वेक्टर ये इधर की ओर है, और जो बिंदु तुमको इसी से तुमको ओ बी वेक्टर, यहाँ पर ये बी वेक्टर है, तो ओ से ही दोनों ओ ए और ओ बी क्या है, एक ही बिंदु से है, तो ओ ए वेक्टर कॉमा ओ बी वेक्टर एक ही बिंदु ओ से प्रारंभ होता है, सह आदिम सदिश है। सह आदिम सदिश हैं। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर क्या है, सह आदिम, मतलब एक ही बिंदु से क्या हो रहे हैं, प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए यह सह आदिम सदिश के उदाहरण हैं, मतलब एक ही बिंदु से। और सदिश का ऋणात्मक, सदिश का ऋणात्मक, तो ऋणात्मक चिन्ह देने पर ए वेक्टर का मॉडुलस जो है तुमको ऋणात्मक, मतलब ए वेक्टर का मॉडुलस बराबर क्या हो गया, माइनस ए वेक्टर का मॉडुलस। दोनों में क्या चीज का अंतर होता है, दिशा का अंतर होता है। जैसे कि ए वेक्टर है तो इसकी इतने लंबा खींचेंगे, इसी के समानांतर खींचेंगे तो ये माइनस ए वेक्टर होगा, तो ये ऋणात्मक हो गया। दोनों लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए बिल्कुल, तो ये तुमको इसका ऋणात्मक हो गया। तो ऋणात्मक होने पर उसकी सिर्फ दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है सदिश की। और दोनों को जब जोड़ते हैं ऋणात्मक को तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शून्य सदिश आ जाएगा। तो ये उसका ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब उसकी दिशा को खाली क्या करना, परिवर्तित करना, परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। तो ये तुमको किसी सदिश का ऋणात्मक हो गया। तो ये तुमको जो परिभाषाएं थी तुम्हारा, जो कि हम लोग 10.1 जो बनाने के लिए जो आवश्यक जो परिभाषा थी, वह 10.1 में काफ़ी कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 10.1 काफ़ी आसान ही अध्याय है, उसके मैं उदाहरण तुमको बता दे रहा हूँ। 10.1 जो एनसीईआरटी का है उसमें 3 उदाहरण दिए हुए हैं, 10.1, 10.2 और 10.3। उसका जो अध्याय तुमको इसका जो एक्सरसाइज है 10.1 वह तुम लोग इस लेक्चर के बाद क्या कर सकते हो, आराम से बना सकते हो। और जहाँ भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में पूछने में, कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता हो, राइफल ऐप के माध्यम से, राइफल ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो अब जो तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पर 10.1 जो तुम्हारा है एग्जाम्पल वो देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ है एक डिनोट करने के लिए, सदिश को बताना है कि सदिश को रिप्रेजेंट करके बताना है। तो सदिश को रिप्रेजेंट करना है तो एक व्यक्ति तुमको जा रहा है कितना, 24 किलोमीटर, कितना दूरी है, 40 किलोमीटर। तो देखो हम लोग जानते ही हैं, इधर दिखाते हैं क्या चीज, इधर उत्तर होता है, इधर हो गया उत्तर, इधर क्या होता है हमारा दक्षिण, इधर हो गया तुमको पूरब, और इधर हो गया पश्चिम। तो कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है तो मूल बिंदु से ही मान लेते हैं, यहां से चलना शुरू किया, 40 किलोमीटर जाता है, और इसमें दक्षिण से कितना डिग्री बनाते हुए, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, और 30 डिग्री कोण बनाते हुए पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर देखो, दक्षिण से 30 डिग्री कोण बनाते हुए पश्चिम की ओर, इधर ही हुआ, और ये बिंदु यहां तक पहुंच जाएगा। कितना दूर गया ये, 40 किलोमीटर गया ये ओपी, ये ओ हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, और ये पी हो गया। तो ये कितना दूर गया, ये तुमको 40 किलोमीटर। ये देखो, ये तुमको एक रेखाखंड, इस ओपी वेक्टर हो गया इसका। तो ओपी वेक्टर का जो परिमाण हो गया, यही तुमको था, इसका परिमाण हो गया 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और दिशा क्या है तुमको, दिशा इसका हो गया, दिशा हो गया तुमको दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। तो ये तुमको चित्र में यहां पे क्या है, इसको बताया गया है। 10.1 हो गया उदाहरण। 10.2 में है, 10.2 में कुछ भौतिक राशि दिए हुए हैं, उसमें पहचानना है कौन सदिश और कौन अदिश है, ठीक है ना। जैसे तुमको दिया हुआ है, उसका समय दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो समय क्या होता है, समय को अदिश राशि है, समय अदिश है, समय अदिश हो गया तो अदिश है, तो इसका मतलब 5 सेकेंड कौन सी हो गया तुम्हारा, ये अदिश में चला गया। इधर अदिश का करते हैं, इधर सदिश का कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, जैसे समय हो गया अदिश राशि। अगर बेग भी है तुमको, जैसे कोई बेग है तो सद चाल है, चाल अगर दिशा नहीं है, चाल कोई भी जैसे दिया हुआ कितना 20 मीटर पर सेकेंड, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें दिशा नहीं है तो क्या हो गया, अदिश हो गया। ये भी कौन सी में आ गया, अदिश में आ गया। जैसे आयतन दिया हुआ, आयतन कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब।
1000 सीसी, ये क्या होगा, ये भी अदिश में आएगा। घनत्व जैसे है तुम्हारा दिया हुआ एक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या मात्रक में दिया हुआ 10 ग्राम प्रति सीसी, 10 ग्राम प्रति सीसी, ये क्या होगा, घनत्व है। तो घनत्व भी क्या होगा तुमको, ये घनत्व, आयतन, चाल, ये समय, ये सब क्या होगा तुम्हारा अदिश राशि में आया। और इसमें तुमको और जैसे कि इसमें अब 2 को दिया हुआ तुमको, जैसे बल दिया हुआ, कितना बल दिया हुआ है 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ये बल होता है सदिश राशि, ये बल क्या होगा तुमको सदिश, इसमें दिशा होता है इसलिए सदिश राशि। एक दिया हुआ दिशा भी दिया हुआ चाल में 20 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर, ये वेग हो गया उत्तर की ओर, इसको हम लोग वेग कहते हैं। ये किस राशि में गया, ये सदिश में गया। ये बस इतना ही था सर। तो ये तुम्हारा समय, आयतन, क्षेत्रफल, घनत्व, ये सब तुम्हारा क्या हो गए, या चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि में आते हैं। और सदिश में जैसे कौन कौन हो गए, बल, वेग, त्वरण, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, ये सब तुम्हारा सदिश राशि, विस्थापन, ये सब सदिश राशि में आएंगे। ये तुम्हारा 10.2 हो गया। एक 10.3 दिया हुआ है तुम्हारा। 10.3 में क्या क्वेश्चन है, पिक्चर दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा सदिश संरेख है सर, कौन कौन सा सदिश संरेख है। पहला में ए में संरेख, कोलिनियर। दूसरा में है तुमको, जैसे कि यहाँ पर चित्र बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दूसरा में तुमको 10.3 है तुम्हारा, 10.3। तो चलिए, तो ए वेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको ए वेक्टर कहें, और बी वेक्टर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक या बी वेक्टर है, और जो सी वेक्टर है यहाँ से तुमको ऊपर यहाँ तक, ये इसके बराबर ही है ए के, ये सी वेक्टर है। और इसके ठीक विपरीत तुमको बड़ा है सर, इससे कुछ लंबाई में, इसको डी वेक्टर कहें। तो ये चारों में तुमको जहां तक देखो, ये जो सी और डी जो तुम्हारा है, ये सी और डी और ए जो तुमको है, ये जो कि समानांतर भी रहेगा, उसको भी हम लोग क्या चीज मिलेंगे, संरेख भी लेते हैं। तो ए सी डी ये एक ही रेखा कंडिश में आ जाएंगे, समानांतर भी तो उसे संरेख में हम लोग लेते हैं। तो ये कैसा सदिश हो गया, ये संरेख, संरेख सदिश हो गया। और देखो सह आदिम सदिश क्या होता है, जो एक ही बिंदु से प्रारंभ हुआ। तो देखो जो कि यहाँ प्रारंभिक बिंदु, देखो बी का भी प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, सी का भी प्रारंभ यहीं से होता है, डी का भी प्रारंभ यहीं से होता है, लेकिन ए का प्रारंभ यहाँ से होता है। तो तुमको बी सी डी कैसे हो गए, तुमको बी सी डी ये क्या हो गया, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश मतलब हो गया कि को इनिशियल वेक्टर, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो गया, सह आदिम सदिश के ये उदाहरण हो गए। अगला क्या है इसमें, कौन, समान सदिश। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर का देखो दिशा भी बराबर है, और दिशा भी बराबर है, परिमाण भी बराबर है, दोनों एक ही दिशा में है। डी संरेख जरूर है, लेकिन इसकी दिशा क्या है, अलग है, और लंबाई भी क्या है इसकी, अलग है। और बी तो खैर बिल्कुल दिशा भी अलग है। तो जाहिर है कि ये दो ए और सी समान सदिश हुआ। तो यही तुम्हारा था, एग्जाम्पल समाप्त हो गया सर। तो तुम्हारा अब जो है एक्सरसाइज 10.1 तुमको बनाना है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 10.1 बना लोगे, जिसमें कि कम ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुमको आसानी से बना सकते हो। जहां दिक्कत हो किसी भी टॉपिक को समझने में, तो तुम हमसे राइज ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क करके कभी भी मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10.2 के लिए पढ़ेंगे, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जाएगा।